So today we are going to continue with our doctrines of chapter number 1. फर्स्ट लेक्चर में जो था हमने देखा था सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बड़े में से एक अल्ट्रा वायर्स देखा था हमने। सेकंड हमने कंस्ट्रक्टिव नोटिस देखा था शॉर्ट एंड स्वीट। और जाते जाते आप लोगों ने सर और पढ़ने का मन कर रहा है तो मैंने आपके कहने पे इंडोर मैनेजमेंट जो है वो फिर मैं बोला मीनिंग पढ़ लो, एक्सेप्शन हम लोग फिर कल पढ़ेंगे, जिद मत करो ऐसा। तो आज हमारा वो दिन है जिसमें हम एक्सेप्शंस पढ़ने वाले हैं। अब एक्सेप्शन डायरेक्टली पढ़ने से पहले ऑफ कोर्स थोड़ा याद भी करना पड़ेगा कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या था बच्चों, किसको प्रोटेक्ट करता है? कंपनी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम इट्स आउटसाइडर्स। ठीक है, कि हमारे साथ जो भी जुड़ रहे हैं वो लोग क्या पढ़ के आए होंगे? एओए पढ़ के आए। और डॉक्टर ऑफ इंडोर मैनेजमेंट किसको प्रोटेक्ट करता है? आउटसाइडर्स को, या फिर बोले कभी कभी तो इनसाइडर्स को भी। ठीक है, कि कंपनी जो भी काम कर रही है वो किसके मुताबिक कर रही है? जो उनके एओए एमओए में लिखा हुआ है या फिर जो उनका इंटरनल मामला है उसके। और इस रूल को और इसको और भी क्या बोला जाता है? ट्वेंट रूल। ठीक है, वो हमने केस लॉ के साथ हमने इसको डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, चलिए एक्सेप्शंस टू द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ठीक है, थोड़े से टेक्निकल लगेंगे क्योंकि है इजी है, लेकिन जो उसके साथ जो केस लॉज दिए ना वो उसको थोड़ा और बेकार बना देते हैं। बाकी अगर आंसर आ जाए व्हाट आर द एक्सेप्शन तो आप डायरेक्टली वही कंटेंट लिखेगा, बढ़िया सा आंसर बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अंदर में से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार केसेस भी डिस्कस कर ही लेंगे। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट, वेयर द आउटसाइडर हैड नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। मतलब पॉइंट समझो, आप ऐसा नहीं, जैसे पॉइंट समझो इंडोर मैनेजमेंट, इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर कंपनी कुछ भी काम कर रही है तो हम यही मानेंगे, कंपनी ऑफ कोर्स कंपनी के बिहाफ पे जो लोग काम कर रहे हैं, कि कंपनी के जो तौर तरीके हैं, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं, एमओए में लिखा है ऐसे ही काम कर रही होगी। बार में जाके हम चेक थोड़ी ना करेंगे कंपनी बराबर कर रही है या नहीं कर रही है। लेकिन सपोज अगर कंपनी कुछ गलत काम कर रही है और आपको पता है कि वो गलत है, फिर भी आप उसके ट्रांजैक्शन में एंटर हो रहे हैं, तो क्या ये इंडोर मैनेजमेंट आपको बचाएगा क्या? द आंसर इज नो। ठीक है, कंपनी पे वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं होगा और आपका नुकसान होगा, फिर आपको जिससे वसूली करनी है वो करो, मतलब कंपनी लायबल नहीं रहेगी। ठीक है, देखो, a person knowing fully well that the director do not have the authority to make the transaction but still enters into cannot seek the protection under the rule of indoor management। अब यहाँ पे देखो पॉइंट से, ये पॉइंट से आपको क्या लग रहा है? देखो मैंने कहा इसका ये उल्टा है, कंटेंट इजी है, केस लॉ ज्यादा आप लोगों को कंफ्यूज करेंगे। ठीक है, हेडिंग क्या लिखा था? आउटसाइडर हैज नॉलेज ऑफ द इरेगुलरिटी। अब मुझे बताना जरा, डायरेक्टर किसमें आता है, आउटसाइडर या इनसाइडर? केस लॉ इनसाइडर का दिया हुआ है, लेकिन जैसा भी है पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एकदम सिंपल लिखा है, समझ आएगा सब कुछ। ठीक है, हॉवर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी कंपनी। ठीक है, द आर्टिकल ऑफ ए कंपनी एम्पावर द डायरेक्टर टू बोरो अप टू 1000 पाउंड्स ओनली। आर्टिकल में क्या लिखा था? डायरेक्टर कितना बोरो कर सकते हैं? 1000 पाउंड। They could however exceed the limit of 1000 pounds with the consent of the company in general meeting। कोई दिक्कत नहीं बच्चों यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था? Without such consent having been obtained, मतलब 1000 पाउंड से ज्यादा लेना था और बिना कंसेंट लिए ही जो है कंपनी ने क्या कर दिया? बोरो कर दिया। किसने? 3500 पाउंड्स। कितना पाउंड बच्चों? 35। और किसके पास से बोरो किया? फ्रॉम वन ऑफ द डायरेक्टर्स हु टुक द डिबेंचर, यानी कि डिबेंचर में पैसे लगाए उसने। ठीक है, 1000 पाउंड से एक्सीड हुआ, किसकी कंसेंट चाहिए थी? जनरल मीटिंग में डायरेक्टर जनरल मीटिंग की कंसेंट चाहिए थी। विदाउट कंसेंट कंपनी ने जो है 1000 पाउंड से ज्यादा का बोरो किया, और किसके पास से किया? डायरेक्टर। अब बताओ, डायरेक्टर को तो ये पॉइंट पता होगा या नहीं पता होगा? कंपनी के पास अथॉरिटी नहीं है ना, तो भी वो ट्रांजैक्शन में एंटर हो रहा है। कल जाके कंपनी बोल दे जा तेरे पैसे नहीं देंगे, डायरेक्टर कुछ उखाड़ सकता है क्या? द आंसर इज नो। वही यहाँ पे हुआ, the company refused to pay the amount held that the debenture were good to the। अच्छा, लेकिन 1000 तक का तो था ना, तो 1000 पाउंड तक कंपनी पे लायबिलिटी रहेगी, उसके ऊपर कंपनी की लायबिलिटी नहीं रहेगी अगर कंपनी मुकर भी जाएगी। उनकी केस में हुआ था। क्यों? क्योंकि ना गलत हो रहा है और जिसके साथ हो रहा है उसको तो पता था ना ये गलत है, फिर भी उसने किया, तो अब तू खुद लायबल रहेगा, ना कि कंपनी। समझ आ रहा है? मतलब इंडोर मैनेजमेंट आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। तो हम तो यही मानेंगे कंपनी के पास अथॉरिटी, अरे गधे तेरे को तो पता था कि उसके पास अथॉरिटी नहीं है, फिर भी ये हुआ। डन बच्चों, तो केस लॉ आप पढ़ेंगे ना आपको कंफ्यूजन लगेगा, लेकिन मैंने पहले आपको बता दिया क्या प्रॉब्लम है केस लॉ में। पता चला कि हेडिंग का आउटसाइडर, लेकिन डायरेक्टर तो इनसाइडर है, तो उसको तो पता होगा ना कि 1000 पाउंड से ज्यादा करना है तो कंपनी को जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा। विदाउट रिजोल्यूशन 3500 पाउंड खुद दे रहा है। कल जाके कंपनी मुकर जाए, मुकर गई इस केस में, तो क्या वो एनफोर्स कर सकता है ये कंपनी को? नहीं, आपको ये करना ही पड़ेगा, आप ऐसा नहीं कर सकता। कंपनी ने तो है ना इंडोर में, हम तो इंडोर मैनेजमेंट के भरोसे जा रहे हैं। इंडोर मैनेजमेंट क्या, जो तुझे करना है वो तो करना ही है। इनफैक्ट एक का फॉर्मूला पकड़ लो, ये सारे पॉइंट में फॉर्मूला लगेगा कि जो भी कंपनी के साथ जुड़ रहा है तो हम तो यही प्रिज्यूम करेंगे उसके एमओए पढ़ा हुआ है। अगर आपने एमओए नहीं पढ़ा हुआ है, नेग्लिजेंसी यानी कि लापरवाही बरती हुई है,
आपने हाँ ठीक है देख लेंगे क्या क्या ही हो जाता है। अगर ऐसा तब आप बर्ताव कर रहे हो, आपने खुद ने नहीं पढ़ा हुआ है, तो इंडोर मैनेजमेंट आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। ये रूल बना देना, तो आपको ये सारे पॉइंट एक बार में समझ आएंगे। जैसे कि पहला पॉइंट आया, पहले पॉइंट में कोई डाउट? बढ़ो आगे। चलिए, नो नॉलेज ऑफ एमओए, मतलब खुद को नॉलेज नहीं है लेकिन कंपनी को वैसे काम करना है, कंपनी ने एमओए के मुताबिक काम नहीं किया, भाई क्या था एमओए में वो तो पता नहीं, तो आपको भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। सिंपल रूल, ठीक है। अगेन द रूल कैन नॉट बी इन्वोक इन फेवर ऑफ ए पर्सन हु डिड नॉट कंसल्ट द एमओए एंड thus does not rely upon them। पता चला जिसने खुद ने एमओए नहीं पढ़ा है और ये बोला कंपनी तो एमओए के मुताबिक काम करेगी, कंपनी तो ये प्रिजम्पशन पे चल रही है कि आपको एमओए के बारे में पता है। अगेन देखो, मैं अगर आपको पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारनी है तो अगर एक्सेप्शन पे शॉर्ट नोट पूछे तो सिर्फ कंटेंट लिखना, केस लॉ को छेड़ना ही मत। केस लॉ सिर्फ किस लिए कि केस लॉ में से कोई क्वेश्चन बन के आ जाए, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए हम लोग सिर्फ केस लॉ डिस्कस कर रहे हैं। डन बच्चों, केस लॉ किस लिए डिस्कस, बाकी पॉइंट पढ़ाना ना 5 मिनट में आंसर हो जाएगा। डन बच्चों, आइए इस केस में क्या हुआ था देखते हैं। रमा कॉर्पोरेशन इज a routine and general investment company. T was a director in the company. He purporting to act on behalf of the company entered into a contract with the Rama Corporation and took a check from the director. T डायरेक्टर था, वो बताना चाहता था मैं कंपनी के बिहाफ पे काम कर रहा हूँ, कॉन्टेक्ट में एंटर हुआ रमा कॉर्पोरेशन के साथ और कुछ लेन देन का होगा तो रमा के पास से क्या कर दिया, चेक भी ले लिया, ठीक है। The article of the company did provide that the director could delegate the power to one of them, और आर्टिकल में लिखा भी था कि जो जैसे डायरेक्टर जो है वो अपना काम क्या कर सकते हैं, किसी और को डेलीगेट कर सकते हैं, ठीक है। बट रमा कॉर्पोरेशन पीपल हैव नेवर रीड द आर्टिकल, रमा ने आर्टिकल ही रीड नहीं किया है। अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई, क्या रमा जो है इंडोर मैनेजमेंट, रमा कॉर्पोरेशन जो है इंडोर मैनेजमेंट को बीच में लाके अपने हक मांग सकती है क्या? नहीं, खुद को पहले नॉलेज, बस ये पॉइंट सिर्फ ये प्रूव करा। केस लॉ तो एक्चुअली बहुत डिटेल में होता है, यहाँ पे तो बीच ही पॉइंट है, समझ आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ रमा इन कॉर्पोरेशन को क्यों प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, उसने आर्टिकल नहीं पढ़ा हुआ इसलिए, बस, ठीक है। Later it was found that the director of the company did not delegate their power to T. The plaintiff relied on the rule of indoor management. नहीं, ये T आ रहा है तो उसके पास तो पावर हो गई, समझ आ रहा है। जबकि रमा कॉर्पोरेशन ने खुद ने पढ़ा ही नहीं, तो क्या वो प्रोटेक्शन मांग सकते हैं क्या? द आंसर, एक रूल पढ़ लेना, ध्यान में रखना, हर पॉइंट का आंसर वही है कि अगर आपने खुद ने नहीं पढ़ा हुआ है तो आप दूसरों को जाके नहीं बोल सकते आपको तो दायरे में रहते हुए काम करना चाहिए। अबे तुझे पता भी है क्या है दायरा? नहीं, वो नहीं पता, बस ये इसका रूल है, कभी रॉन्ग नहीं होगा आप लोगों का, ठीक है। पहला पॉइंट क्या था बच्चों एक्सेप्शन में, आउटसाइडर हैड नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। सेकंड पॉइंट, जब आपने खुद ने एमओ या एओए नहीं पढ़ा है। थर्ड पॉइंट बाद में बता रहा हूं, थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, केस लॉ बना के पूछना हो तो, क्योंकि उसके लिए सेकंड पॉइंट की जैसे एक पॉइंट है नेग्लिजेंस। क्या पॉइंट है बच्चों? नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस यानी कि लापरवाही बरत रहे हो, ठीक है। नेग्लिजेंस यानी कि क्या कर रहे हो, खुद ही लापरवाही बरत रहे हो, तो खुद ही लापरवाही बरत रहे हो तो दूसरों पर कैसे डाल सकते हो, ठीक है। द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इन नो वे रिवॉर्ड्स Those who have behaved negligently. Thus, where an officer of a company does something which shall not ordinarily be within his powers, the person dealing with him must make proper inquiries and satisfy himself as to the officer. प्रॉपर ऑथोरिटी। पता चला, अगर आपकी कंपनी के बिहाफ पे कंपनी का ऑफिसर आपके साथ कोई डील कर रहा है तो आपकी ड्यूटी बनती है उसके बारे में पूरी इंक्वायरी करना कि ये ऑफिसर जो बार बार आ रहा है, ये साइन ले रहा है, पेमेंट मेरे पास से लेके जा रहा है, उसके बाद ये ऑथोरिटी है या नहीं है। कुछ गलत हो जाए फिर यार इसकी तो ऑथोरिटी में था ही नहीं, पहले बताना चाहिए था इंडोर मैनेजमेंट प्रोटेक्ट करेगा, हम तो यही मान लेते उसके बाद ऑथोरिटी है, नहीं। आपने नेग्लिजेंसी बरती, आपको डाउट था, आपको ट्रांजैक्शन में एंटर होने से पहले ये सब चेक करना चाहिए था। इफ ही फेल्स टू मेक एन इंक्वायरी ही इज स्टॉप फ्रॉम रिलाइंग ऑन दिस। डन बच्चों, अब ये केस लॉ क्या पढ़ा, आधे अधूरे केस लॉ दिए, मुझे खुद को नहीं पता चला, 2-4 बार पढ़ा तब जाके थोड़ा बहुत पता चला, ठीक है। देख लेते हैं अंडरवुड वर्सेस, इसमें क्या हुआ था। ए पर्सन हु वाज a sole director and principal shareholder of a company deposited into his own account checks drawn in favor of the company. A person who was a sole director and principal shareholder of a company, मतलब क्या था बच्चों, अकेला डायरेक्टर था, ठीक है, और बड़ा शेयर होल्डर था। प्रिंसिपल यानी कि अच्छा खासा उसके पास ही था। डिपोजिटेड इनटू हिज ओन अकाउंट चेक ड्रॉन इन फेवर ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी के नाम का चेक क्या कर दिया, कंपनी को हमने चेक दिया था पेमेंट का, उसने खुद ने अकाउंट में भर दिया। Held that bank should have made inquiry as to the power of the director, मतलब यहाँ पे बोला कि बैंक को क्या अपना हक मिलेगा, क्या था, बैंक को बोला क्या भाई बैंक ने लापरवाही बरती है, बैंक को उसको देने से पहले क्या करना चाहिए था, इंक्वायरी करनी चाहिए।
The bank was put upon an inquiry and was accordingly not entitled to rely upon the ostensible authority of the director. Ostensible यानी कि जो दिखने में लगता है लेकिन एक्चुअल में है नहीं। हमें लगता है ना इस ऑफिसर के पास अथॉरिटी है, लेकिन एक्चुअल वो अथॉरिटी नहीं है। डन? बहुत बेकार तरीके से दिया है, सच बता रहा हूं। और एक्चुअल में दिया हो और वो भी है, अगर एक्चुअल में दिया होता है तो बहुत हमें लंबा लगता है, जैसे कि एशबरी वाला और कल जो हमने पढ़ा था। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इनको क्या करना चाहिए था, केस लॉ ही नहीं देना चाहिए था। कंटेंट से जब क्लैरिटी आती है तो केस लॉ की या इलस्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बहुत बार ऐसा होता है कंटेंट इजी होता है, उसका इलस्ट्रेशन हमें घुमा देता है। समझ आए? अगेन मैं तीसरी बार बोल रहा हूं आज की लेक्चर में, व्हाट आर द एक्सेप्शन आ जाए, कोई भी एक भी केस लॉ का रेफरेंस नहीं देगा क्योंकि केस लॉ अधूरे है। डन बच्चों? श्योर? अगर केस लॉ में से ही क्वेश्चन आए जो कि फॉर्जरी वाले में से आएगा, अगर आएगा तो ठीक है, तो आप लोग लिस्ट से क्या आना चाहिए, हाँ यार ऐसा कोई सर ने कुछ पॉइंट बताया था, इसका आंसर ये रहेगा। ठीक है बच्चों, मुझे बताओ कौन कौन से एक्सेप्शन हमने देखी है। जब आउटसाइडर के पास नॉलेज था इरेगुलरिटी का, दूसरा खुद ने एमओए पढ़ा ही नहीं है, तीसरा पॉइंट नेग्लिजेंस, चौथा और पांचवा दो लाइन का ही है। एजेंसी बता हुआ है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट डज नॉट अप्लाई, जहां पे हमारा सवाल किस पे, एजेंसी को रिलेटेड। क्यों? क्योंकि एजेंसी वाले केस में हर बार कौन लायबल रहता है, प्रिंसिपल ही लायबल रहता है। तो एजेंट के पास क्या पावर है क्या नहीं है, हमने लॉ ऑफ एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ेंगे या पढ़ा होगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है, लॉ ऑफ एजेंसी में एजेंट जो भी करता है बाहर में जाए, प्रिंसिपल देखता रहेगा, हम किसके पास से वसूलेंगे, प्रिंसिपल के पास से। तो अगर एजेंसी का कोई कॉन्ट्रैक्ट है यानी कि प्रिंसिपल और एजेंट का कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें हम एजेंसी के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई नहीं करेंगे। और लास्ट पॉइंट, अगर अल्ट्रा वायर्स एक्ट है, ठीक है, मतलब खुद कुछ अल्ट्रा वायर्स एक्ट कर रहे हो और फिर बोल रहे हो इंडोर मैनेजमेंट, तो चलेगा क्या? नहीं। दिस डॉक्ट्रिन इज आल्सो नॉट एप्लीकेबल where a precondition is required to be fulfilled before company itself can exercise a particular power. In other words, the act done is not merely ultra vires, the directors or officers. बट अल्ट्रा वायर्स द कंपनी इटसेल्फ, और जो एक्ट अल्ट्रा वायर्स होती है भले इधर की तरफ से हो उधर की तरफ से हो, वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल हो ही नहीं सकते। बच्चों इतने क्लियर हुआ? ठीक है, कंटेंट से इजी लग रहा है ना, तो खुश रहो कंटेंट में। ठीक है, केस लॉ बन के आ जाए तो जो सिर्फ मैंने बोला हुआ उसको ध्यान में रखना और उसका आंसर पता होगा तो आप मजे से लिख सकते हैं। डन बच्चों? आइए फॉर्जरी पे। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्जरी? जाली नोट, जाली दस्तखत, जाली नोट नहीं सॉरी, जाली दस्तखत, डुप्लीकेट सिग्नेचर वगैरह करके। ठीक है, अब इसमें इन्होंने केस लॉ को डिस्कस किया हुआ है, लेकिन केस लॉ बहुत अधूरा है। केस लॉ बहुत अधूरा है, मैं आपको पहले पूरी कहानी सुनाता हूं। ठीक है, जैसे कि जैसे कंपनी को कोई शेयर सर्टिफिकेट इशू करना होता है तो उसमें कंपनी सेक्रेटरी और डायरेक्टर की साइन चाहिए। ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी और एक डायरेक्टर की साइन चाहिए। तो सीएस का एक दोस्त था, उसने बोला एक काम कर, तू मेरी कंपनी के 1 लाख शेयर्स ले ले। ठीक है, मैं उसी कंपनी का सीएस हूं, मैं तुझे शेयर सर्टिफिकेट कल कंपनी से लाके दे दूंगा। ठीक है, 1 लाख शेयर्स के पैसे ले लिए, 1 लाख शेयर का जो भी एक्सपायर, मैं सिर्फ माहौल बना के बता रहा हूं। 1 लाख शेयर्स के क्या ले लिए, पैसे ले लिए। ठीक है, अब सामने वाले को प्रूव भी तो करना पड़ेगा वरना माथा का जाएगा। तो उसने क्या किया, कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट उठाया, सारी डिटेल्स फिल कर दी, खुद की साइन कर दी, वो तो ऑथराइज है ना, और दूसरे डायरेक्टर की साइन की फॉर्ज कर दिया, यानी कि फॉर्जरी वाली साइन कर दी और दोस्त को दे दिया। दोस्त खुश, 1 लाख शेयर का जो भी अमाउंट था वो भी अच्छा, वो भी सीएस को दे दिया, सीएस ने खुद की जेब में डाल दिया वो पैसा, और सामने वाले को शेयर सर्टिफिकेट मांगेगा कि ये शेयर सर्टिफिकेट। क्या तक क्लियर हुआ? अच्छा, ये सब पुराने केस है। ठीक है, और सारे इंग्लिश लॉ के केस है, जब ये सब फिजिकल चलता था। यहां तक बच्चों सब लोग मेरे साथ में पहले इतना बताओ। ठीक है, अब सुनना हुआ क्या। अब वो दोस्त जो है ना, उसको वो शेयर किसी और को ट्रांसफर करना था, तो ट्रांसफर डीड बना के किसको सबमिट कर दिया, ट्रांसफर डीड बना के कंपनी को सबमिट किया कि मेरे ये शेयर है ना इनके नाम पे कर दो। कंपनी बोलती अबे तू कौन? मैं मुझसे बोला मैं आपकी कंपनी का शेयर होल्डर, मैं आपकी कंपनी का शेयर होल्डर। ठीक है, बोलते हैं लेकिन तेरा नाम तो रजिस्टर में दिख ही नहीं रहा है। मेरे पास तो शेयर सर्टिफिकेट है। शेयर सर्टिफिकेट देखा और उसमें जो था ना, उनको पता चला ये जो डायरेक्टर की साइन की हुई है, कंपनी को पता चला वो फॉर्ज्ड है। बताओ, क्या जिस दोस्त को वो शेयर सर्टिफिकेट जिस कंपनी सेक्रेटरी ने इशू किया होगा, ठीक है, वो इंडोर मैनेजमेंट का रूल बीच में लाके कंपनी को लायबल बोल सकता है, नहीं बोल सकता है? कंपनी की कोई गलती है? नहीं। ठीक है सर, उस इंसान की क्या गलती? तो भाई तेरे दोस्त से मांग, सीएस के मांग।
ठीक है। ऐसे तो कंपनी कितने अंदर के लोग होते हैं, कितनों को क्या क्या साइन करके देते हैं, कंपनी उन सबकी भरपाई करेगी क्या? द आंसर इज नो। तो जो सीएस जो रहेगा वो पर्सनली लायबल रहेगा और तू तेरे दोस्त से वसूल, कंपनी ने कुछ किया क्या? बोलते नहीं। तो ये फॉर्जरी वाला मामला अगर कोई होगा, आए दिन कंपनी में कितने लोग होते हैं, किस किस को साइन करके देते हैं, क्या कंपनी लायबल रहेगी क्या? द आंसर इज नो। तो अगर फॉर्जरी वाला मामला है तो इंडोर मैनेजमेंट वाला रूल अप्लाई नहीं हो सकता। लेकिन सर ये तो बार बार एक गलत हुआ, हम क्या करें? कंपनी बोले हम क्या करें? गलत हुआ हम मानते हैं, हम तेरे को ये तो नहीं बोलते खबरदार हमारे सीएस को हाथ लगाया तो वसूल। अब क्या सबका ठेका कंपनी थोड़ी ना लेके रखेगी? और आप सोचो अगर इस केस में अगर कंपनी को लायबल बोल देते, महाभारत हो जाता। अंदर के जितने लोग होते ना सब फॉर्जरी कर करके बांटते, कंपनी भरपाई कर देगी। लॉजिक पता चला? तो ये अगर पढ़ा, मैंने केस नहीं बताया, अब पढ़ो ना, आप चकरा जाओगे लेकिन पता नहीं चलेगा बोलना क्या चाहता है। पॉइंट समझ आया बच्चों केस? ठीक है। फॉर्जरी वाले केस में क्या इंडोर मैनेजमेंट का रूल अप्लाई होगा? नहीं। और अगर केस पर बन के पूछना हो ना, ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने केस पर बना के पूछा, तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना फॉर्जरी वाले केस में इंडोर मैनेजमेंट का रूल अप्लाई नहीं होता है। आइए अब पढ़ते हैं। इन द केस ऑफ फॉर्जरी, It is not that there is absence of free consent, but there is no consent at all. फॉर्जरी वाले मामले में हम ऐसा नहीं बोलेंगे फ्री कंसेंट नहीं थी, अरे भाई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, but there is no consent at all. The person whose signature have been forged is not even aware of the transaction. जिस डायरेक्टर की उसने साइन मार दी उसको तो पता ही नहीं ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हुआ है। तो एब्सेंस ऑफ फ्री कंसेंट तो छोड़ो, कंसेंट ही नहीं है। And the question of his consent being free or otherwise does not arise. Consequently, it is not that. The title of the person is defective, but there is no तो title. सवाल ये उठा, वो जो फ्रेंड था क्या उसका टाइटल डिफेक्टिव हुआ क्या? अरे टाइटल डिफेक्टिव नहीं, टाइटल ही नहीं हुआ। समझ आ रहा है? क्या बोलेंगे सर वो शेयर का मतलब उसका जो टाइटल है, जो ओनरशिप वो डिफेक्टिव हुई क्या? अरे ओनरशिप डिफेक्टिव तो दूर की छोड़, उसका ओनरशिप ही नहीं है, तो डिफेक्टिव डिफेक्टिव पे तो सवाल ही नहीं उठ रहा है। मतलब उसके पास सिर्फ एक पेपर है, जो आप लोग गेम खेलते हो, ला मेरी ऑटोग्राफ ले लेंगे, वैसा गेम हो गया। तेरे पास कोई शेयर ही नहीं है। समझ आ रहा है? तो ये जो बात उड़ा रहे, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि उसकी कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं थी, जेन्युइन कंसेंट नहीं थी? बोलते फ्री कंसेंट जेन्युइन कंसेंट की बात ही मत कर, कंसेंट ही नहीं थी। क्या उसके टाइटल में डिफेक्ट है? अरे टाइटल में डिफेक्ट क्या, टाइटल ही नहीं है। समझ आ रहा है? कौन से वाले केस में? फॉर्जरी हो रही है। देखिए, therefore howsoever clever the forgery might have been, the person यानी कि जो पर्सन होगा acquires no rights at all. अब वो एग्जांपल लेकिन अधूरा, मैंने आपको पूरा करके बताया। Thus, where the secretary of a company forged the signature of two of the director required under the article on the share certificate and issued certificate without authority, the applicants were refused registration as members of the company. ठीक है? And the certificate was held to be nullity, and the holder of the certificate was not allowed to take the advantage of the doctrine of indoor management. तब लिखा था, समझ आया? पता चला बच्चों? श्योर कि भाई है ना, जो तेरे पास सर्टिफिकेट पड़ा वो नल एंड वॉइड है, तेरा नाम रजिस्टर मेंबर में आ ही नहीं सकता, क्योंकि जो सिग्नेचर वाले सर्टिफिकेट तेरे पास पड़े हुए उसकी सिग्नेचर है ही नहीं। एग्जाम में कैसे केस बन के आता है? तो जहां पे 6 पॉइंट खत्म हो रहा है ना बच्चों, उसके नीचे आप लोगों को एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। उसके नीचे आप लोगों को क्या दिया बच्चों? एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। मिला? बटरफ्लाई लिमिटेड, ये ऐसा क्वेश्चन बन के आएगा। बटरफ्लाई लिमिटेड रिसीव्ड अ शेयर सर्टिफिकेट ऑफ फ्लावर लिमिटेड, मिला, इशूड अंडर द सील ऑफ द कंपनी। बटरफ्लाई लिमिटेड के पास एक शेयर सर्टिफिकेट था, कौन सी कंपनी का? अच्छा मुझे बताओ, बटरफ्लाई लिमिटेड जो है तो कंपनी भी मेंबर बन सकती है क्या? बन ही सकती है ना। The company secretary, अच्छा दिया किसने था? कंपनी सेक्रेटरी issued the certificate after affixing the seal and forging the signature of two directors. जैसे ऐसा आ जाए, देखो मैं क्या ना, आपके सिर्फ केस को सुने भी होंगे ना, इस चैप्टर में नहीं, कोई भी चैप्टर में आप हमने एक बार डिस्कस भी किए होंगे, तो आपको आंसर डायरेक्टली क्लिक हो जाएगा। और अगर किसी केस का आंसर आपको पता है ना, फिर लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, फाइनल आंसर अगर आपको बताया तो। मुझे बता बच्चों, इस केस में चलो वापस पढ़ते हैं। बटरफ्लाई लिमिटेड फाइल्स अ लॉसूट क्लेमिंग दैट द फॉर्जिंग ऑफ सिग्नेचर इज अ पार्ट ऑफ द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। Is the claim of Butterfly Limited valid? और क्या उसको रिलीफ मिलेगी? The answer is no. ये इंटरनल मैनेजमेंट का मामला नहीं है। इंटरनल मैनेजमेंट क्या कंपनी अब ये काम कर रही है, एक बंदे को और लगाई, देख तो ये साइन फॉर्ज तो नहीं है। पता चल रहा बच्चों? ठीक है, सॉरी बट बार वाले का गलत हुआ। ठीक है, तो हमें क्या बोलते हैं उसको, हमें सहानुभूति है उसके साथ, सिंपैथी है, लेकिन हम आपकी मदद कुछ नहीं कर पाएंगे। वो अगर बोले क्या मैं आपके सीएस को घसीटता हुआ ले गया कि अपने हिसाब से पैसे वसूल कर सकता हूं, मोस्ट वेलकम, लेके जाइए, आप भी समझो। समझ आ रहा है बच्चों?
तो इस केस में क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट। आप एग्जाम में ऐसा नहीं, आप पहले फॉर्जरी क्या होता है वो समझाएंगे, ठीक है। देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट, वन ऑफ व्हिच इज फॉर्जरी। फॉर्जरी का थोड़ा पॉइंट लिख देंगे, फिर ये लिखेंगे according to the exception of the doctrine of indoor management, a transaction involving forgery is null and void, and since the document itself issued to Butterfly Limited is null and void, the claim made by him is bolo not valid, thus he is not entitled to any relief from the company। implied है वो, कंपनी से मांग रहा है वो। समझ आया? पता चला कल क्यों नहीं पढ़ाया था इसको, ठीक है। श्योर। केस अगर एक्सेप्शन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे 5 मार्क का, कोई गड़बड़ मत करके आना, केस को छेड़ना मत, वरना आपको लगा अभी ये मैंने क्या लिख दिया। समझ आ रहा है? पहले केस को देख लो ना, और हेडिंग बोला आउटसाइडर, डायरेक्टर के पास से लिया और बोला कि फिर भी प्रोटेक्शन में, डायरेक्टर को तो पता था क्या इरेगुलरिटी है। समझ आया बच्चों? एक्सेप्ट कर पाना वैसी चीजें है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आप कंस्ट्रक्टिव नोटिस तो हमें इंडोर मैनेजमेंट से पहले ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, आपके ईगो को हर्ट करने के लिए ऑल्टर ईगो, ठीक है। चलिए मस्ती करा था, शॉर्ट एंड स्वीट। देखिए इसका जो नीचे केस लो दिया ना, सुनील भारती मित्तल वर्सेस सीबीआई, ठीक है, बढ़िया सा केस हो। चलिए ऑल्टर ईगो क्या लिखा बच्चों, ऑल्टर ईगो, ठीक है। तो इसका अगर मीनिंग बोले तो क्या होता है, अदर आई। लैटिन मीनिंग क्या होता है बच्चों इसका, अदर आई। और अगर और सिंपल भाषा में बोले तो सर ये अदर आई का मतलब मिरर इमेज। क्या बोला जाता है बच्चों, आपकी अपनी मिरर इमेज। आप जब आईने के सामने खड़े रहते हो, आपको कौन दिखता है, खुद, ठीक है, वो खुद दिखते हैं ना। तो ऑल्टर ईगो का मतलब क्या होता है बच्चों, अदर आई। इसको समझने के लिए जो है ना बच्चों, इसको समझने के लिए हमें नीचे वाले केस को पहले समझना पड़ेगा। सुनील भारती मित्तल वर्सेस सीबीआई, ठीक है। अब सुनील भारती मित्तल एक बड़ा नाम, कौन सा, भारती एयरटेल में 2G स्पेक्ट्रम वाला केस है ये। तो अब एक पॉइंट समझो, जब हम बोलते हैं कंपनी, जब हम बोलते हैं कंपनी, तो कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है। क्या कंपनी का दिमाग है क्या खुद का? सेपरेट लीगल एंटिटी बोलने से दिमाग थोड़ी ना आ जाएगा, ठीक है। जैसे अगर आप लोगों को बाइक अंदर में बहुत बोलता हूं बोलो प्राणियों, तो आप क्या एनिमल्स थोड़ी ना बन जाएंगे। समझ आ रहा है? वैसे कंपनी को सेपरेट लीगल एंटिटी बोलने से क्या कंपनी का अपने आप दिमाग आ जाएगा क्या, ह्यूमन बीइंग जैसा? नहीं। तो सवाल ये उठा, कंपनी का दिमाग मतलब किसका दिमाग, आप बताओ? डायरेक्टर्स का। और यहाँ पे और बेहतर तरीके से बताया, जो कंट्रोलिंग पर्सन होते हैं कंपनी के, तो कंट्रोलिंग पर्सन का माइंड इज इक्वल टू कंपनी का माइंड। वापस बोलूं, ऑल्टर ईगो यही बोलना चाहता है, कंट्रोलिंग पर्सन का माइंड इज इक्वल टू कंपनी का माइंड। एक बार सारे बोलो, कंट्रोलिंग पर्सन का माइंड इज इक्वल टू कंपनी का माइंड। वापस बोलो, कंट्रोलिंग पर्सन का माइंड इज इक्वल टू कंपनी का माइंड, ठीक है। तो कंट्रोलिंग पर्सन ने अगर कुछ भी गड़बड़ की है, उसके लिए कंपनी भी लायबल रहेगी। दिस इज द डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर। मतलब सुनील भारती मित्तल एंड ऑल, ये लोग जो कंट्रोलिंग पर्सन थे भारतीय एयरटेल में, इन्होंने कुछ भी कांड किया और कुछ गड़बड़ हुआ, तो उसके लिए भारतीय एयरटेल लिमिटेड भी लायबल रहेंगे या नहीं रहेंगे? रहेंगे। दिस इज ड्यू टू द डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो। समझ आया बच्चों? ठीक है। यहाँ पे कहीं पे लिख के रख दो, पहले तो फर्स्ट लाइन में अदर आई लिखा है ना, वहां पे लिखो आपकी अपनी मिरर इमेज, या सिंपल मिरर इमेज लिख दो। फर्स्ट लाइन में लिखो अदर आई मिरर इमेज, और नीचे जहां पे जगह दिख रही है ना मेरे नाम के नीचे, नीचे फुटर में, वहां पे लिखो कंट्रोलिंग पर्सन का माइंड इज इक्वल टू कंपनी का माइंड। कंट्रोलिंग पर्सन का माइंड इज इक्वल टू कंपनी का माइंड, ठीक है। चलिए, इसमें से क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन हमारा बनेगा लिफ्टिंग और पियर्सिंग द कॉर्पोरेट वेल, वो उसी को और आगे बढ़ाता है वैसा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट में एक केस लॉ को समझाने के लिए बताया गया, और कंटेंट भी एकदम बेसिक लैंग्वेज का दिया हुआ है। आइए पढ़ते हैं, क्लियर हो जाएगा। चलिए, द टर्म ऑल्टर ईगो इज ए लैटिन वर्ड, लिटरली ट्रांसलेटेड इट मींस द अदर आई। इट इज ए कॉमन टेनेट दैट ए कंपनी इज ए, बोलो, सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स। क्या लिखा है? कंपनी इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स, ठीक है। This common law principle grants immunity to the shareholders and directors from being held liable for the debts as well as criminal liabilities of the corporation. The doctrine of alter ego, however, provides for an exception to this presumption in law. तो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, तो कंपनी पे कोई क्रिमिनल चार्जेस या क्रिमिनल ऑफेंस वगैरह के चार्ज लगते हैं, ऐसे तो डायरेक्टर्स और वो लोग बच जाएंगे, लेकिन ये उसका क्या है? एक्सेप्शन है, ठीक है।
alter ego is the doctrine, ये देखना, which prevent the stakeholder of the corporation, that is shareholder and director, from taking the refuge of doctrine of refuge, यानी कि advantage of doctrine of separate legal entity। समझ आ रहा है? ये तो कंपनी ने किया, कंपनी से दो, हम थोड़ी ना लायबल रहेंगे। क्या आप ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं। Hence the doctrine of alter ego is based on lifting of corporate will between the director and the shareholder and the corporation and treating both as one entity। मतलब जैसे हमने लिफ्ट कर दिया कॉर्पोरेट विल, मतलब एज गुड एज ऑल्टर ईगो बन गया। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, लेकिन हमें पता है बेसिक भी नहीं पता लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट विल, पर्दा उठा के पर्दे के पीछे जो लोग लायबल है उनको पकड़ना, और अगर वैसा कर रहे हो तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टर ईगो उसको बोलते हैं। The doctrine of alter ego is based on the assumption that company as well as the shareholder and the managing directors are the alter egos of each other, यानी कि mirror image है। देखो क्या लिखा है, is based on the assumption that company as well as the shareholder and the managing director are the alter egos of each other, that is one is the shadow or reflection of the other, or can be understood as the two sides of the same coin। छापा काटा है, छापा काटा होता है तो फिर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल और इसमें सेम यही है, मतलब पर्दा उठा के पर्दे के पीछे वाले को जब लायबल बोल रहे हो तो ही वो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टर ईगो। जब तक अलग है तब तक अलग है, बाकी जैसे इन्होंने तो ये लिखा है, दिस इज ऑल्टर और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल ओनली। देखो 4 पॉइंट, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टर ईगो इज बेस्ड ऑन द लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट विल। जब आपको पर्दा उठाएंगे और उनको लायबल बोल रहे हैं, दिस इज एज पर द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टर ईगो। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल तो क्या एक कांसेप्ट है कि पर्दा उठा के पर्दे के पीछे वाले लोगों को लायबल बोल सकते हैं। जब बोल रहे हैं तो आपने कौन सा डॉक्ट्रिन नीचे लेके आए, वो बोलते हैं मेरे को कौन से पॉइंट के बेस पे पकड़ा, अल्टर ईगो के बेस पे पकड़ा। पर्दा उठाना इज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, समझ आ रहा हो? पर्दा उठाना इज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। पर्दा उठा के उसको पकड़ा, मुझे क्यों पकड़ रहे हो, कौन से डॉक्ट्रिन के बेस पे पकड़ रहे हो, अल्टर ईगो। बहुत बार तो उसको स्लैश करके सेम ही लिखा जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टर ईगो स्लैश लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। तो अगर कोई केस लॉ बना के पूछा और हमें उसका आंसर लिखना है फाइनल कि दोनों में से कौन सा लिखेंगे या फिर दोनों लिख के आ जाए, नहीं उसके तो अल्टर ईगो तो ये तो एक कांसेप्ट हो गया। बाकी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल में आता है कि कब कब आप कॉर्पोरेट विल यानी कि पर्दा उठा के पर्दे के पीछे के लोग दोनों पढ़ लो, आपको अपने आप ही पता चलेगा। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल मेन आपका इंपॉर्टेंट है कि कौन से सर्कमस्टेंस आप पर्दा उठा के पर्दे के पीछे वाले लोगों को लायबल बोलेंगे, वो मेन आंसर आएगा। डन बच्चों, ये तो एक कांसेप्ट है, मतलब आप किसी को पकड़ रहे हो, नोच रहे हो, बोले कंपनी ने किया है, नहीं एज पर अल्टर ईगो टू बी लायबल रहेगा। डन बच्चों, यू आर द मिरर इमेज। केस स्टडी अगर आए तो दोनों लिख सकते हैं, तो इसमें अल्टर ईगो को ऐसे इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। हाँ, उसके बाद वो आप जब ये पढ़ेंगे ना, पीछे कॉर्पोरेट विल भी पढ़ेंगे, आपको स्टार्टिंग वाले पॉइंट यही लगेगा अल्टर ईगो ही चल रहा है। जब पीछे पढ़ेंगे ना, अभी ऐसा होगा तो उसका इंट्रोडक्शन अगले वाले का भी आज ही देख लेंगे, फिर वो जो रिकॉग्निशन वाला पॉइंट है वो हम लोग कल देख लेंगे। आप उसका इंट्रोडक्शन भी पढ़ोगे ना, आपको लगेगा अल्टर ईगो ही चल रहा है। इससे मैंने बोला ना, बहुत सारे प्रोफेशनल बुक्स में तो अल्टर ईगो स्लैश लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल करके लिखा होता है। ठीक है, ये खत्म तो होने दो। The doctrine of alter, अच्छा हो गया। It is used by the court to ignore the status of shareholder, officer and director of a company in reference to the liability. ये सेम लाइन उसमें भी होती है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल में, कि भूल जाएंगे कि आप लोग ना अलग है, हम आपको उसके क्या पार्ट मान रहे हैं। डन बच्चों, केस में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, इन द जजमेंट ऑफ सुनील बांधवनीकर वर्सेस सीबीआई, clarify the law of alter ego in the instant case special judge has summoned and proceeded against the director of the company। ठीक है, स्पेशल जज अपॉइंट किया गया था और उसने समन इशू किया था और डायरेक्टर के अगेंस्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट की थी। क्या बोला, द स्पेशल जज हैज हेल्ड दैट ऑन द अदर हैंड The reasons for summoning these persons and proceeding against them are specifically ascribed in this para, which prima facie are these persons were or are in the control of affairs of the respective companies। मतलब अलग से स्पेशल एक होता है समन कंपनी को इशू करना, इस केस में समन स्पेशली अलग से डायरेक्टर्स को इशू किया, और जो स्पेशल जज था उसने क्या क्लैरिफिकेशन दिया वो इशू करने के लिए, दिस पर्सन वेयर और आर इन द कंट्रोल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव कंपनी बिकॉज ऑफ देयर कंट्रोलिंग पोजीशन दे रिप्रेजेंट द डायरेक्टिंग माइंड एंड विल ऑफ ईच कंपनी। समझ आ रहा है कि भाई ये कंट्रोलिंग पोजीशन में थे, इसलिए हम ऐसा मानेंगे इनका दिमाग ही था कंपनी के दिमाग के पीछे। एंड स्टेट ऑफ माइंड ऑफ दिस पर्सन इज द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द कंपनी। मैंने क्या लिखा है नीचे बोलो, person का mind is equal to company का mind. Thus they are described as alter ego of the respective company. यानी कि they are the mind of the company. बच्चों ये केस इतना ही लिखना है आप लोगों को, अगर आ जाए तो इतना ही लिखना है। आगे एक दूसरी पॉइंट छेड़ा हुआ है,
मतलब ये पॉइंट बराबर था स्पेशल जज का। एपेक्स कोर्ट ने एक और ओवररूल किया उसके डिसीजन को, ठीक है, और क्या बोला, द एपेक्स कोर्ट वाइल Overruling the decision of the special judge, observed that while the special judge had applied the principle of alter ego, it had done so in reverse. The criminal manslaughter had been attributed to the directors on the assumption that they are the directing minds behind the acts of the company. The Supreme Court observed that the special judge had ignored the fact that such an interpretation of the alter ego doctrine would go against the position of law that there is no vicarious liability in criminal law unless expressly provided. सिंपल केस में बोलूं ना तो क्रिमिनल लॉ में हम लोग उसको सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से अप्लाई करेंगे, हर केस में अप्लाई नहीं करेंगे, हर केस में अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, वो यहाँ पे बताया हुआ है। डन। आपको इसी में बोला आपको लिखना उधर तक ही है कि वो यहीं पे एक कंसेप्ट उन्होंने बताया, भारत के लिए लैंडमार्क केस था जहां पे इन्होंने ऑल्टर ईगो को पीछे लाके बोला कि इनको अलग से समन इशू किया गया था, अलग से पूछताछ की गई पूरी कंपनी के पीआर पे, कब नहीं अलग से, और क्या बोला गया कि यही वो कंट्रोलिंग पर्सन है जो उस कंपनी को चलाए, तो ये लोगों का माइंड इसका टू कंपनी का माइंड हम ऐसा मानेंगे। डन। सुप्रीम कोर्ट ने बोला हर केस में ऐसा मत कर देना वरना वो क्रिमिनल लॉज वाले क्या करेंगे फिर, तो क्रिमिनल वाले मामले में अलग तरीके से उसको देखा जाएगा। डन। श्योर। अब लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल आपको लग रहा है ना, तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले तो अब एक बार वो साइड में रखना ऑल्टर ईगो, डायग्राम देख के डायग्राम का मजा लो। ए बी और सी एक कंपनी के पीछे छुपे हुए, पर्दा लगा हुआ है, पर्दे के पीछे छुपे हुए। अब बाहर जो है वो देख रहा है यार कंपनी गलत कर रही है, कंपनी गलत, अब कंपनी क्या गलत करेगी, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, तो बहुत बार ये डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर और ये लोग जो लेवल के लोग होते हैं ना, कंपनी की आड़ में अपने आप को बचा लेते हैं, ठीक है, गलत काम करो ना हम थोड़ी लायक, कंपनी लायक, कंपनी मतलब जो भी रहेगा कंपनी भरपाई करती रहेगी। डन बच्चों। तो लेकिन अगर कुछ मामले जहां पे हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है, कल पढ़ेंगे, ऐसे मामले में हम भूल जाएंगे कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और पर्दा उठा के पर्दे के पीछे जो लोग लायबल रहेंगे उनको हम लोग पकड़ेंगे। दिस इज नथिंग बट लिफ्टिंग, लिफ्टिंग यानी पर्दा उठाना और पियर्सिंग द कॉर्पोरेट विल। देखो द सेपरेट पर्सनालिटी of a company is a statutory privilege and it must be used for legitimate business purposes only. Where a fraudulent and dishonest use is made of the legal entity, the individual's consent will not be allowed to take shelter behind the corporate personality. पता चला बच्चों, the separate personality of the company is a statutory privilege and which must be used for legitimate purpose only। लेकिन अगर आपका उसमें कुछ फ्रॉड पका रहे हो, डिसऑनेस्ट मोटिव पका रहे हो, तो हम भूल जाएंगे कि आप कंपनी के सेपरेट लीगल एंटिटी है और पर्दा उठा के इंडिविजुअली हम लोग आप लोगों को लायबल बोल सकते हैं, ठीक है। The court will break through the corporate shell and apply the principle or doctrine of what is called as lifting off or piercing the corporate veil. The court will look behind the corporate entity and take action as though no entity separate from the member existed and make the member or the controlling person liable for the debts and obligation of the company. समझ आया, ठीक है। अब जब उनको पकड़ रहे हैं तो वो पूछेंगे हमको क्यों पकड़ रहे हो, तो क्या बोलेंगे ऑल्टर ईगो, कि तुम्हारा ये माइंड है ना वही कंपनी, तुम्हारा माइंड केस का कंपनी नहीं है इसलिए वो है। समझ आया। The corporate will is lifted when its defense proceedings such as for evasion of tax an entity relies on its corporate personality। अगर आप wrong doings कर रहे हो तो however the shareholders cannot, अच्छा क्या shareholder एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कोर्ट में लिफ्ट कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट कराओ, the answer is no, ठीक है। ये अपने आप ही पता चल जाएगा और क्लियर कर दिया भी है, अगर ऐसा ऐसा हो रहा है तो अपने आप को लॉ मेकर्स है या रेगुलेटर्स है वो खुद ही पर्दा उठा के पर्दे के पीछे जो लोग होंगे उनको लायबल बोल देंगे, ठीक है। स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन पढ़ रहे हैं, फिर 3 सेक्शन को मेंशन किया गया एग्जांपल के तौर पे। कंपनी दैट इटसेल्फ कंटेन्स सम प्रोविजन, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1, सेक्शन 255 251 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 339, ठीक है। सेक्शन कोड बताया भी है, डोंट वरी। सेक्शन 77 किसका बच्चों, आपने कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया बाय फर्निशिंग द फॉल्स इंफॉर्मेशन, भूल जाएंगे कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, जिसने भी ऐसा किया होगा पर्दा उठा के उसको पनिशमेंट देंगे। 251 सबसेक्शन 1 बच्चों क्या है बच्चों, liability for making the fraudulent application for removal of the name of the company from the registrar of the companies, ठीक है। और 339 किसके लिए बच्चों, वाइंडिंग अप के लिए, fraudulent business conduct during the course of conduct। डन बच्चों, श्योर। अगला आंसर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल में से पूछना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार रीड आउट करके आएगा। अगेन अगर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट जुडिशियल इंटरप्रिटेशन यानी कि हर पॉइंट के लिए क्या दिया बच्चों आप लोगों को, केस लॉस दिया है
और उसके बाद एक बड़ा केस भी दिया वोडाफोन केस वाला, तो वो हम लोग देखेंगे और कल हमारा बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा इस चैप्टर का। श्योर डन। चलिए आज एक पढ़ जाएगा एक बार सारे टॉपिक, ताकि कल उसमें कोई डाउट भी हो या कुछ डिस्कस भी करना हो तो आराम से पूछेगा। थैंक यू सो मच गाइस।